हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीरेंद्र राजस्थान एग्जाम। आप सभी का वीरेंद्र राजस्थान एग्जाम के ऑफिशियल चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमने सीटी 10+2 और राजस्थान पुलिस के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रखा है। तो जिस किसी विद्यार्थी ने भी वनपाल का पेपर दिया है, उसने पेपर का लेवल देखा होगा, ठीक है। तो सेम उसी के आधार पे आगे धीरे धीरे जो पैटर्न वनपाल के पेपर का बना था, उसी के आधार पे अपना सीटी का पेपर आने वाला है, ठीक है। सीटी के बाद आपका राजस्थान पुलिस का होगा, इसलिए अभी से अपनी तैयारी को और ज्यादा थोड़ी तेज कर दीजिए। हर एक क्लास को डिटेलिंग के साथ लीजिए, क्योंकि आपने कल भी देखा था, जैसे मैंने अभी तो 2-3 चैप्टर ही पढ़ाए, ठीक है। तो अमल वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आए थे, और जो अपना रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर है उसमें से एक क्वेश्चन आया था। तो इस तरह से जो थ्योरी में से जो क्वेश्चन बनते हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था, सेम टू सेम क्वेश्चंस हमारे वनपाल के एग्जाम में आए थे। मैं आपको शॉर्ट वीडियो डाल के बता दूंगा कि कौन से वो क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन साइंस के अंदर। देखो, हमने धातु रह धातु का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखते हैं। आज अपना पार्ट 3, ठीक है। मतलब ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी थ्योरी थोड़ी एकदम लेंदी है, तो उसको एकदम अपन डिटेलिंग के साथ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थ्योरी में कहीं से भी कैसे भी आ सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो देखो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं अधातु के बारे में। किसके बारे में? अधातु के बारे में। पिछली 2 क्लासों में हमने धातु के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये है अपना उस चैप्टर का पार्ट 3। तो पहले मेरे को ये बताओ आप कि अधातु होती क्या है, अधातु क्या होती है। और उससे पहले अपन ने पढ़ा धातु के बारे में कि जो धातु होती है वे कठोर होती है, धातुएं चमकदार होती है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। इस तरह से अपन ने बहुत सारे इसके एग्जाम्पल देखे थे। धातु विद्युत की सुचालक होती है ना। अब अपन ये सेम गुण अपन देखेंगे अधातुओं के बारे में। किसके बारे में? अधातु के बारे में। अब देखो, मैं चाहता हूं कि ये क्लास आज की कंप्लीट हो जाए, ये चैप्टर आज की क्लास में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बार बार लिखेंगे तो इसमें टाइम लगेगा, तो मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से डायरेक्ट करवा देता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरी लिखी हुई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो अब देखो अधातु के बारे में। अधातु क्या होती है? देखो, धातु के बारे में अपन ने क्या पढ़ा कि वे जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की क्षमता रखती है, वे धातु होती है, ठीक है। जबकि जो अधातु होती है उसका क्या बोलेंगे अपन? अधातु, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऋणायन बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बनाए? ऋणायन बनाए, ठीक है। उनको क्या बोलेंगे अपन? अधातु बोलेंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, मतलब अधातु के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने धातुओं के भौतिक गुण देखे, वैसे ही अपन क्या देखेंगे? अधातुओं के भौतिक गुण। तो देखो, जो अधातु के भौतिक गुण हैं, आज थोड़ी तबीयत डाउन है तो उस दोस्त के साथ शायद आपको ना लगे, लेकिन फिर भी अपन अच्छे से बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले, ठीक है। तो देखो, अधातु के भौतिक गुण क्या होंगे? ये चमकदार नहीं होती। धातु क्या होती है? चमकदार होती है, और अधातु चमकदार नहीं होती। लेकिन एक ऐसी अधातु का नाम बताओ जो चमकदार होती है, मतलब इन सबकी उल्टी होती है। कौन सी है? आयोडीन। आयोडीन क्या होती है? चमकदार होती है। ये इसका क्या हो गया? अपवाद हो गया, एक्सेप्शन हो गया। जो अधातु होती है उनमें तन्यता और आघातवर्धन्यता का गुण नहीं पाया जाता। ना तो अधातु तन्य होती है, ना ही आघातवर्धन्य होती है। तो क्या होती है? जो अधातु है वो एक भंगुर प्रकृति की होती है। अब भंगुर प्रकृति मतलब जैसे अपन अधातु को पीटेंगे तो वो तन्य होने की बजाय क्या हो जाएगी? भंगुरित हो जाएगी। मतलब अलग अलग टुकड़ों में क्या हो जाएगी? बिखर जाएगी। जैसे अपने कोयले को देखा ना, कोयले को आप पीट के देखना, कोयले के छोटे छोटे भाग टूट कर बिखर जाएगा। सेम उसी प्रकार से अधातु क्या होती है? भंगुर प्रकृति की होती है। अधातु होती है वो विद्युत की कुचालक होती है। जितनी भी अधातु है ना, वो सब क्या है? विद्युत की कुचालक है। लेकिन इसका एक अपवाद है, अपना ग्रेफाइट, ठीक है। आपने घरों में देखा होगा, जो पेंसिल अपन यूज करते थे बचपन में छोटी क्लासों में, तो उस पेंसिल में जो ब्लैक कलर की छड़ होती थी ना, वो थी ग्रेफाइट की छड़, ठीक है। और सबसे अच्छा ग्रेफाइट कौन सा है? अप्सरा।
सबसे जो अच्छा ग्रेफाइट है वो है अप्सरा। अप्सरा की पेंसिल भी बनती थी, ठीक है। अप्सरा कंपनी की एक पेंसिल भी बनती थी, बहुत अच्छा लिखा जाता था। एक अपनी डोम्स, नटराज, नटराज तो बहुत ज्यादा फेमस है ना। और एक बच्चों की आदत होती थी पेंसिल जितने भी रखते थे ना, पेंसिल के पीछे वाला हिस्सा अब हमेशा चबा चबा करके उसको खराब कर देते, है ना। आपने बहुत बार देखा होगा। तो ए धातु क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन जो ग्रेफाइट है वो क्या है, विद्युत की सुचालक है। मतलब ग्रेफाइट में विद्युत का चालन होता है। उसके बाद बात करें कि जो धातु तो आपको पता है कौन सी अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है। धातु का अपवाद क्या है, अपवाद क्या है, जैसे मरकरी, पारा, वो क्या है, द्रव अवस्था में होती है। लेकिन जो अपनी ए धातु वो तीनों अवस्था में होती है, वो ठोस भी होती है, वो द्रव भी होती है, वो गैस भी होती है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक ही ऐसी ए धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी है वो ए धातु, ब्रोमीन। तो प्रश्न ऐसे आ जाए कि ऐसी धातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ऐसी धातु कौन सी होती है, पारा यानी कि मरकरी, ठीक है। और अपन को ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए कि एक ऐसी ए धातु का नाम बताओ, एक ऐसी ए धातु का नाम बताओ जो क्या होती है, कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो क्या है, अपनी ब्रोमीन, ठीक है। क्या है, ब्रोमीन। उसके बाद बात करें इसकी प्रकृति की, तो जो ए धातु होती है वो क्या होती है, भंगुर प्रकृति की होती है, ठीक है। लेकिन एक ऐसी ए धातु का नाम बताओ जो भंगुर प्रकृति का, जिसमें गुण नहीं पाया जाता, ठीक है, जो सबसे कठोर होती है। तो जो हीरा है, डायमंड आपने देखा हो, हीरा, हीरा क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा एक क्या है, ए धातु है, लेकिन हीरा क्या होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। आपको ए धातु के बारे में ये सारे गुण याद हो गए होंगे, ठीक है। अब अपन ए धातुओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ए धातु, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सल्फर, नाइट्रोजन, इन सभी अपन ए धातुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं अब एक एक करके, क्योंकि हर एक ए धातु से किसी भी टाइप का प्रश्न बन सकता है, ठीक है, उसकी गुणों के आधार पे। तो वही अपन देखेंगे। तो आप ये लिख सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं अपन सल्फर के बारे में, ठीक है। तो देखो, जो सल्फर है वो एक तो, सल्फर जो वर्ड है वो संस्कृत के सिलोरी शब्द से बना है, सिलोरी से बना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। ये क्या है, सिलोरी से मिलकर के बना है, ठीक है। सिलोरी नहीं, सलवरी। और इस शब्द का मतलब क्या है, तांबे का नाशक, तांबे का नाशक संस्कृत में। ये संस्कृत के सलोरी से मिलकर बना है सल्फर। सल्फर एक ऐसी ए धातु है जो क्या करती है, तांबे का नाश करने का कार्य करती है, ठीक है। ये गैसीय अवस्था में भी पाई जाती है, ठीक है। इसके दो अपर रूप हैं, सल्फर के क्या है, दो अपर रूप है। दोनों अपर रूपों के एग्जाम्पल के बारे में अपन को पता होना चाहिए। पहले तो मैं इस बता देता हूँ, सल्फर का उपयोग बता देता हूँ मैं आपको। तो सल्फर का उपयोग किया जाता है बारूद वगैरह, ठीक है, जितने भी वो बारूद वगैरह होते हैं उनमें किसका प्रयोग होता है, सल्फर का प्रयोग होता है। और दिया सलाई, मतलब जो माचिस होती है ना, माचिस, वहां पर भी किसका प्रयोग किया जाता है, सल्फर का प्रयोग किया जाता है माचिसों के अंदर। और बारूद बनाने में किसका प्रयोग होता है, सल्फर का। तो ये याद रखना, सल्फर का उपयोग, ठीक है। प्रश्न आ सकता है निम्न में से सल्फर का उपयोग बताइए। तो बारूद व दिया सलाई, दिया सलाई यानी कि माचिस वगैरह बनाने में इसका निर्माण किया जाता है। और गंध कमल का औषधिक निर्माण, मतलब गंध कमल का औषधि निर्माण करने के लिए किसका प्रयोग होता है, सल्फर का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं अपन सल्फर के अपर रूपों पर। तो सल्फर के दो अपर रूप है, एक तो आपका क्रिस्टलीय अपर रूप, ठीक है, एक तो आपका क्रिस्टलीय अपर रूप, और एक है आपका अक्रिस्टलीय अपर रूप, ठीक है। अब देखो क्रिस्टलीय अपर रूप में क्या है, क्रिस्टलीय अपर रूप में ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका रोम्बिक सल्फर, एक आपका मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। जब अपन रोम्बिक, जो रोम्बिक सल्फर है उसको 368.6 केल्विन ताप पे गर्म करते हैं तो अपना क्या बन जाता है, मोनोक्लिनिक सल्फर बन जाता है, ठीक है। मतलब इससे इसका निर्माण होता है। तो जो अपना रोम्बिक सल्फर है उसका उपनाम क्या है, अल्फा सल्फर, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा सल्फर। और जो आपका मोनोक्लिनिक सल्फर है इसको क्या बोलते हैं, बीटा सल्फर। क्या बोलते हैं, बीटा
सल्फर। बात करें अपन अल्फा सल्फर की, तो अल्फा सल्फर है वो सामान्य ताप पे अधिक स्थायी होता है, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर है वहां पे वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्थायी होता है और जल में अविल्य होता है। जो आपका अल्फा सल्फर है ये क्या होता है, जल में अविल्य। तो अल्फा सल्फर की विशेषता क्या है कि ये जल में अविल्य होता है। लेकिन CO2 में क्या होता है, विलयशील होता है। CO2 में क्या होता है, CO2 गैस में ये मिल जाता है, ये विलय हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद देखो मोनोक्लिनिक सल्फर। तो मोनोक्लिनिक सल्फर का दूसरा नाम क्या है, बीटा सल्फर, और इसको क्या बोलते हैं, शंकु सल्फर भी बोलते हैं। और इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण होता है जब अपन रोम्बिक सल्फर को 368.6 केल्विन ताप पे गर्म करते हैं तो अपना क्या बन जाता है, मोनोक्लिनिक सल्फर बन जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, समझ में आ रही है। अब देखो, अब बात करते हैं अपन सल्फर के दूसरे अपर रूप। दूसरा अपर रूप कौन सा है, अक्रिस्टलीय अपर रूप। अक्रिस्टलीय अपर रूप। अब देखो अक्रिस्टलीय अपर रूप के तीन टाइप है, कौन कौन से, एक तो आपका प्लास्टिक सल्फर, एक है आपका प्लास्टिक सल्फर, एक आपका डेल्टा सल्फर, एक आपका कोलाइडी सल्फर। ठीक है, कोलाइडी सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, डेल्टा सल्फर और कोलाइडी सल्फर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्लास्टिक सल्फर की। तो प्लास्टिक सल्फर सल्फर को क्या बोलते हैं अपन, गामा सल्फर भी बोलते हैं। प्लास्टिक सल्फर को क्या बोलते हैं, गामा सल्फर भी बोलते हैं। जो डेल्टा सल्फर है उसको क्या बोलते हैं, सल्फर का दूध। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि सल्फर का दूध किस प्रकार के सल्फर को बोला जाता है। तो किस प्रकार के सल्फर को बोला जाता है, डेल्टा सल्फर को सल्फर का दूध बोला जाता है। ठीक है, डेल्टा सल्फर का उपयोग किया जाता है औषधि और दवाई वगैरह के निर्माण में। ठीक है, तो सल्फर का जो है उसका उपयोग लगभग दवाएं वगैरह बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अपना कोलाइडी सल्फर। तो कोलाइडी सल्फर बनता कैसे, प्राप्त कैसे होता है, उसके लिए अपन को तनु नाइट्रिक अम्ल यानी कि तनु नाइट्रिक अम्ल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अपन प्रोवाइड करेंगे तो अपने पास कोलाइडी सल्फर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सल्फर का उपयोग क्या है, बारूद व दिया स्लाइड निर्माण में और गंधक अम्ल के निर्माण में। तो सल्फर के बारे में इतनी चीज आपको याद हो गई। सल्फर के दो अपरूप, एक क्रिस्टलीय अपरूप, एक अक्रिस्टलीय अपरूप। ठीक है, क्रिस्टलीय अपरूप दो प्रकार का होता है, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर को 368.6 केल्विन ताप पे गर्म करने पे क्या प्राप्त होता है, अपना मोनोक्लिनिक सल्फर प्राप्त होता है। दूसरा अपरूप है अक्रिस्टलीय अपरूप, जिसका तीन टाइप है, प्लास्टिक सल्फर, डेल्टा सल्फर और कोलाइडी सल्फर। प्लास्टिक सल्फर का दूसरा नाम क्या है, गामा सल्फर। डेल्टा सल्फर को क्या बोला जाता है, सल्फर का दूध। कोलाइडी सल्फर को कैसे प्राप्त किया जाता है, तनु नाइट्रिक अम्ल। तनु नाइट्रिक अम्ल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोवाइड करने पे इसका ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो सल्फर अधातु है इसके बारे में आपको मैंने हर एक चीज वो बता दी है। ठीक है, अब अपन अगली जो अपनी अगली अधातु है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका या वीडियो को रोक करके इसको लिख सकते हो। ठीक है, और जब भी आप एग्जाम में देने जाओ तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। एक तो कल मैं वनपाल एग्जाम सेंटर गया था तो कोई फोटो साथ नहीं लेके गया, किसी का आधार कार्ड में फोटो सही नहीं है। ठीक है, तो एक तो चीज आप ये करा करो कि जो बचपन में बना हुआ आधार कार्ड है उसकी फोटो अपडेट करवा लो। ठीक है, अब आपकी शक्ल ही मैच नहीं होगी तो आपको एंट्री कैसे मिलेगी। तो एकदम ड्रेस कोड का ध्यान रखो, डॉक्यूमेंट वगैरह का ध्यान रखो। ठीक है, वरना आप मुंह ताकते रह जाओ। वैसे इतनी तो भीड़ नहीं थी सेंटरों पे, लेकिन कुछ कुछ लेवल लग रहा है मुझे। पोस्ट भी तो 250 पोस्ट है, उसके लिए कितने फॉरम है, शायद आई थिंक 5-6 लाख फॉरम होंगे, तो कंपटीशन तो है। तो देखो नेक्स्ट धातु की तरफ बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं, अपनी अगली गैस है फॉस्फोरस, सॉरी अपनी अगली धातु है फास्फोरस। ठीक है, जो 15 नंबर पे आती है। अब बात करते हैं फास्फोरस के अपर रूप के बारे में। तो फास्फोरस कितने प्रकार का होता है, सफेद फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस होता है, काला फास्फोरस होता है, बैंगनी फास्फोरस होता है और गहरा लाल फास्फोरस होता है। ये 5 प्रकार का फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, सभी प्रकार का अलग अलग कार्य है। पहले बात करते हैं अपन सफेद फास्फोरस की।
इसकी बात करें अपन सफेद फॉस्फोरस की, तो जो सफेद फॉस्फोरस है वो शुद्ध अवस्था में तो कैसा पाया जाता है, सफेद, मतलब जो नॉर्मल शुद्ध अवस्था है उसकी, उसमें वो सफेद पाया जाता है। और समय के साथ साथ धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, पीला होने लगता है। समय के साथ धीरे धीरे वो पीला होने लगता है, ठीक है। और जो सफेद फॉस्फोरस है उसमें लहसुन जैसी तीक्ष्ण गंध आती है, मतलब लहसुन, लहसुन यानी लहसुन है, ठीक है। गांव में अपन देखो सब्जी वगैरह बनाते हैं, लहसुन, लहसुन डालते हैं उसमें, तो जो लहसुन की जो तीखी स्मेल है ना, उसके जैसी इसकी गंध आती है, ठीक है। और जो सफेद फॉस्फोरस है ये बहुत ही क्या होता है, जहरीला होता है। उसके बाद बात करें अपन लाल फास्फोरस की। लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है दिया सलाई, माचिस वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, दिया सलाई बनाने में। और ये क्या होता है, गंध रहित होता है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की गंध नहीं आती। उसके बाद बात करें अपन काला फास्फोरस की, तो ये परतदार संरचना में स्थायी होता है, ये क्या होता है, गंध रहित। एक होता है बैंगनी फास्फोरस, एक होता है आपका गहरा लाल रंग का फास्फोरस। समझ तो रहे हो ना जी। अब देखो बात करते हैं अपन फास्फोरस के उपयोग के बारे में। तो फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, ठीक है। आजकल तो वो भी चल रहा है ना कि शादियों में दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं और दोनों साइड से पैरों में वो धुआं 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 आ रहा है, ठीक है। पता चले उस धुएं में से किसी ने दुल्हन की फाइल वगैरह चोरी कर ली है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो आजकल तो वो बहुत ज्यादा वीआईपी कल्चर आ गया है, ठीक है। लोन ले लेकर के लोग शादी में ये डेकोरेट करवा रहे हैं, धुएं वगैरह। करवाना जरूरी थोड़ी है, माला डाली बस हो गया काम, फेरे लिए बस। ये क्या है, धुएं के गुब्बारे लगाओ, ठीक है। हम तो टीचर थे, हमें तो एडिटिंग आती है, एडिटिंग से लगा देंगे धुआं, ठीक है। बेफालतू का पैसा लगाने में क्या है, ठीक है, वीएफएक्स से लगवा लो। तो धुएं के गुब्बारे वगैरह में, ठीक है, जो मूवी वगैरह में होते हैं ना, अपने आप मतलब धुंध वगैरह के लिए काम में लिया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। आग के गोले बनाने में फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मूवी वगैरह में इसका प्रयोग अलग अलग मतलब सीन के लिए ज्यादातर काम में आता है। और फास्फोरस का उपयोग किया जाता है माचिस वगैरह की फैक्ट्रियों के अंदर माचिस वगैरह बनाने में, ठीक है। और जो चूहे मारने की जो दवा है जिंक सल्फाइड, उसमें भी इसका प्रयोग है किया जाता है, ठीक है, चूहे मारने की दवा में। उसके बाद देखो ये फास्फोरस गैस है, ये ठीक है। तो उसमें एक आती है एक फोर्सजिन गैस, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो फोर्सजिन गैस होती है वो बहुत ज्यादा जहरीली होती है। ये कैसे होती है, जब कैल्शियम सल्फाइड की जल या तनु अच्छल के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, अपना फोर्सजिन गैस बनती है, जो क्या होती है, रंगहीन होती है। और इसकी जो गंध है वो क्या होती है, सड़ी मछली हुई जैसी इसकी गंध होती है। और बहुत ही जहरीली गैस है, होती है फोर्सजिन गैस। तो ये है अपनी फास्फोरस है धातु, ठीक है। ये कौन सी है धातु, अपनी फास्फोरस। इतनी बात क्लियर होगी। क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी बन सकता है, लास्ट क्लास को लास्ट तक पूरा देखना, ठीक है। अगर हमें एक और पार्ट बनाना पड़ा अच्छे समझाने के लिए तो हम नेक्स्ट पार्ट भी इसका बनाएंगे, ठीक है। 4 क्लासों में कंप्लीट होगा तो करेंगे, लेकिन करेंगे बिल्कुल एकदम डिटेलिंग के साथ। ये नहीं कि वन शॉट के लिए हमने ये चीज छोड़ दी वो चीज छोड़ दी, नहीं। जितनी चीजें उस चीज के बारे में हमें मिली है वो सब एकदम डीप कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बाकी लेवल तो आप देख ही चुके हो हमारा। तो बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख सकते हो। अब देखिए अपनी अगली है धातु के अंदर है नाइट्रोजन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो है धातु वो तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में भी पाई जाती है, द्रव में भी पाई जाती है और गैसीय अवस्था में भी पाई जाती है। तो ये है अपनी गैसीय अवस्था में नाइट्रोजन गैस, ठीक है। ये द्रव अवस्था में भी होती है, ठीक है। आपने देखा हो जो पशु डॉक्टर वगैरह है, तो जो वो सीमेंट को रखते हैं ना, एक वाइट सी टंकी होती है टिक्का धरने वाले, है ना, वो लंबे लंबे से पतले से तार होते हैं सीमेंट, जिनसे वो इंजेक्ट करवाए जाते हैं। तो उनको रखने के लिए ठंडे स्थान की आवश्यकता होती है, तो उनको नाइट्रोजन के अंदर डुबो के रखा जाता है। उस जो टंकी होते हैं उसमें होते हैं नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो बहुत ही क्या होती है, ठंडी होती है। तो जो नाइट्रोजन है वो कितने पे आता है, कौन सा तत्व है, 7 नंबर पे आता है, ये याद रखना। नाइट्रोजन का की खोज किसने की थी, डेनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। और जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में कितने प्रतिशत है, नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है, बाकी अलग अलग गैसें भी होती है। और जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन का क्या है, मुख्य घटक है,
जो नाइट्रोजन है वो उर्वरक यूरिया में 46% मुख्य घटक के रूप में भूमिका निभाता है। मतलब जो भी यूरिया उर्वरक वगैरह हैं उनमें 46% तो क्या ही पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन से बने हुए यौगिक पाए जाते हैं। और नाइट्रोजन गैस है वो वायुयान के टायरों और रेस कार के टायरों में इसका प्रयोग होता है। जो भी जो एरोप्लेन वगैरह है, रेसिंग कार वगैरह, उन सभी में किसका प्रयोग होता है, नाइट्रोजन गैस। अब क्यों होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रयोग नाइट्रोजन का गैस का प्रयोग क्यों होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन बहुत ठंडी पाई होती है, बहुत ठंडी होती है, ठीक है। जैसे वायुयान के टायर वगैरह हैं वो जैसे ही नीचे लैंड करते हैं तो वो इतनी स्पीड से सड़क पे चलते हैं कि वो उनमें क्या होता है, ताप उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, ताप उत्पन्न होता है, जिससे टायर फटने की भी संभावना ज्यादा रहती है। तो टायर को फटने से रोकने के लिए उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। जो सुपर कार होती है रेसिंग वगैरह करने के लिए, उन सभी कारों में भी उनके जो टायर है उनमें भी कौन सी गैस भरी जाती है, उनमें भी नाइट्रोजन गैस है भरी जाती है। उसके बाद जो द्रव नाइट्रोजन है उसका तापमान कितना होता है, 196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, माइनस में भी होता है। और नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है हेबर विधि में। मैंने आपको बताया था ना अमोनिया निर्माण की हेबर विधि, अमोनिया निर्माण की हेबर विधि, अमोनिया निर्माण। तो जो अमोनिया निर्माण की हेबर विधि है उसमें भी कौन सी किसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक किस में बनाने में किया जाता है, N2O गैस बनाने में किया जाता है। अब देखो N2O गैस क्या है, N2O गैस क्या है, आपने एक पर्सन देखा होगा कि एक बार 2-3 साल पहले की बात है, रीट जब हुआ था ना, वो कैंसिल हुआ था, तब रीट में ये पर्सन आया हुआ था, मैंने देखा था कि जो हास्य गैस है वो क्या है, N2O। पर्सन आया था शायद, हास्य गैस निम्न में से कौन सी है, N2O गैस। इसको हास्य गैस क्यों बोलते हैं, मतलब ये इसका रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होता है, जब कोई भी व्यक्ति हास्य N2O गैस के संपर्क में आता है तो उसकी हंसी अपने आप ही छूटने लगती है, ठीक है, वो अपने आप ही हंसने लगता है। तब वहां पे क्या होती है, N2O गैस की भूमिका होती है। जो कोई भी व्यक्ति N2O गैस के संपर्क में आएगा वो हंसने लगेगा। इसी कारण से N2O गैस को क्या बोलते हैं अपन, हास्य गैस बोलते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन की बात में इतनी बात क्लियर हो गई आपको। नाइट्रोजन के बाद अपन बात करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन अपना 8 नंबर पे आता है, ठीक है, नाइट्रोजन 7 पे और ऑक्सीजन है वो 8 पे। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, सीले और प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। कैसे है, देखो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि अपन लोग बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, CO2 गैस अपन छोड़ते हैं, जबकि जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अब वो ऑक्सीजन गैस कैसे छोड़ते हैं अपन को ये नहीं पता, उनके नाक कहाँ होती है ना, ये भी हमें नहीं पता। तो वो ऑक्सीजन गैस कैसे छोड़ते हैं ये हमें पता होना जरूरी है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड पानी पी लेता हूँ। हाँ, 23 मिनट हुई अभी तो, नो टेंशन। अब देखो ऑक्सीजन गैस का निर्माण कैसे होता है। मैंने आपको एक दिन बताया था कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो जड़ें हैं, तो पौधे में दो ग्रंथियां होती है, एक होती है जाइलम, एक होती है फ्लोएम। तो पौधे की जड़ें वो जमीन से जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स वगैरह है, खनिज तत्व है, जल है, नमी है, उसको अवशोषित करके जाइलम जो है उसको पहुंचाएगी पौधे की पत्तियों तक। पौधा आपको पता है कौन सी गैस ग्रहण करता है, CO2 गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब पत्तियों के ऊपर क्या है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं, है ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रोम बोलते हैं जिनको। अब उन छिद्रों पे तक वो पानी, वो नमी, वो खनिज तत्व पहुंचेंगे। तो वहां पे क्या हो गया अपना, एक तो हो गया वहां पे H2O, क्या हो गया H2O, पौधे की पत्तियों पे क्या हो गया H2O यानी कि जल, ठीक है। बारिश का जल भी होता है, जो जड़ों से जो खींचते हैं वो भी जल भी होता है, इंपॉर्टेंट खनिज तत्व भी होते हैं, ठीक है। और वहां क्या होता है,
फिर क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पौधा अवशोषित करता है किरणों को, पौधे की पत्तियां। तो जो सूर्य का प्रकाश है वहां पे जल भी है, और आपको पता है पौधा कौन सी गैस ग्रहण करता है, CO2 गैस। तो जो जल और CO2 गैस है, यहाँ एक वर्णक पाया जाता है पौधे की पत्तियों में, हीमोग्लोबिन नामक। ठीक है, तो वो वर्णक और ये जल और CO2 गैस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपस में क्रिया करते हैं, जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है अलग। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस पौधे से बाहर निकल जाती है क्रिया के पश्चात। ये नहीं कि पौधा नाक से सांस लेता है ऑक्सीजन गैस छोड़ता, नहीं। जो पौधे की पत्तियों पे जो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, उस दौरान ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, और वो ऑक्सीजन गैस अपन ग्रहण करते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो पेड़ पौधों को क्यों बचाया जा रहा है, क्योंकि यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी कहाँ। यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो ऑक्सीजन बनेगी कैसे, है ना। उसके बाद तो अपना दम घुटना शुरू हो जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए। ठीक है, हम भी अपने वीरेंद्र राजस्थान एग्जाम की तरफ से आज कितनी तारीख हो गई, तारीख आज 29 जून है ना। तो 5 जुलाई तक अपन इस चैनल के पे यदि 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी में अपन 5 पौधे लगाएंगे सार्वजनिक जगहों पे। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप नए हो। तो जो ऑक्सीजन बन रही है उसी ऑक्सीजन को अपन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसलिए ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्योंकि पौधे नहीं होंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो ऑक्सीजन गैस का निर्माण नहीं होगा, है ना। ना पौधे रहेंगे ना ऑक्सीजन रहेगी, और ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। यानी कि यदि हमें जिंदा रहना तो हमें पेड़ पौधों को जिंदा रखना जरूरी है। पेड़ पौधे जिंदा रहेंगे तभी हम जिंदा रहेंगे। आगे बात करते हैं, ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम श्वसन में। जो मतलब सांस वगैरह नहीं आती, जिनको वेंटिलेटर में सुलाया जाता है, ठीक है, उनको वो मास्क वगैरह लगाते हैं ना, ऑक्सीजन मास्क, जिनको अच्छे सांस नहीं आती, तो वो वहां पे वो कौन सी गैस उनको देते हैं, कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस देते हैं। लेकिन वो प्योर ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें एक और गैस मिली होती है उस ऑक्सीजन के अंदर। ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, हीलियम गैस भी होती है। ठीक है, इन दोनों के मिश्रण से कृत्रिम श्वसन के दौरान इसका प्रयोग किया जाता। उसके बाद बात करें ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है। प्रश्न आ चुका है एग्जाम में कि ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है, हाइपोक्सिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, हाइपोक्सिया रोग होता है। ठीक है, उसके बाद रॉकेट वगैरह में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग रॉकेटों में क्यों क्या करते हैं, ऑक्सीकारक के रूप में। किसके रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। और जो भी ये ऑक्सीजन है वो उत्कर्ष धातु को छोड़ करके जितनी भी धातु है, जितनी भी अधातु, सभी के साथ क्रिया कर लेती है। लोहे के साथ क्रिया करेगी, वहां जंग लगा देगी, और हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगी, जलगाणु बना देगी। मतलब हर एक धातु, हर एक अधातु के साथ ये आसानी से क्रिया कर लेती है, जबकि ये उत्कृष्ट धातुओं के साथ क्रिया नहीं है। ठीक है, उत्कृष्ट धातुओं के साथ क्रिया नहीं करती। अब देखो ऑक्सीजन से बनकर बनती है ओजोन गैस, ओजोन परत। अब ओजोन परत क्या है, ओजोन परत एक गैस नुमा एक परत होती है, जो जो सूर्य के प्रकाश से जो डायरेक्ट किरणें आती है, पैराबैंगनी किरणें, ठीक है, वो हमारे तक तो फिल्टर होकर पहुंचते ताकि अपन सही से उसको मैं फिर मतलब सही से क्या कर सकते हैं, उसको सहन कर सकते हैं। लेकिन यदि वो डायरेक्ट किरणें आई तो हमारी आंखों की रोशनी जा सकती है। यदि जो सूर्य से डायरेक्ट रोशनी जो आती है पैराबैंगनी किरणें, यदि वो हमारी आंखों तक पहुंचे तो हमें त्वचा का कैंसर, चमड़ी रोग, या फिर हमारी आंखों की रोशनी जा सकती है। ठीक है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम करने के लिए जो ओजोन परत बनी हुई है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक गैस नुमा, ठीक है, ओजोन गैस बोलते हैं जिसको, ओजोन परत की, तो वो क्या करती है, पैराबैंगनी किरणों को हमारी पृथ्वी तक सीधे आने से रोकती है। क्या करती है, सीधे आने से रोकती है। ठीक है, तो ओजोन परत का हमारे जीवन में बहुत बड़ा अहम रोल है। अब देखो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि ओजोन गैस में क्या हो रही है, क्षति हो रही है। अब बोलोगे कि ओजोन परत में क्या हो गया, छेद हो गया। ठीक है, पहले बचपन में ना 6th क्लास में थे तब साइंस लगी थी, तब हमें ये पढ़ाया गया था ओजोन गैस वाला। तब हम सोचते थे कि जिस देश के ऊपर जो परत है वहां जहां भी छेद हुआ उसके नीचे जो भी गांव वाले रहते हैं वहां पे तो वो हो जाती होगी
काश हमारे गांव में भी छेद हो जाए, है ना, वो जो हमारे गांव के ऊपर जो परत है उसमें भी छेद हो जाए, हम भी देखें पैरा वैज्ञानिक कैसे, मतलब अपन इनोसेंट होते हैं 6 7 क्लास में, नए नए जाते हैं, तब ये सारी चीजें अपने साथ होती है जब अपन पहली बार साइंस पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो ओजोन परत है वो मतलब उसकी मोटाई ज्यादा है, तभी तो वो पैराबैंगनी किरणों को रोक सकती है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो रही है, वो पतली होती जा रही है, और एक समय आएगा जब वो पूरी खत्म हो सकती है। ठीक है, पूरी खत्म हो सकती है। तो ओजोन गैस की परत को बनाए रखने के लिए अपन को क्या करते हैं, देखो ओजोन परत को कौन कम रोकता है, मतलब कौन ज्यादा उसको कमजोर करता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, जो रॉकेटों द्वारा जो हवा में जो गैसें निकलती हैं वो है, उन सभी से क्या होती है, ओजोन परत को क्षति होती है। ठीक है, और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसका प्रयोग किया जाता है, अपन क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC बोलते हैं उसको, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका प्रयोग हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर के अंदर किया जाता है। आजकल तो अलग अलग गैसों का निर्माण का उपयोग करने लगे, लेकिन पहले जो फ्रिज बनते थे, आज से 5 साल पहले जो फ्रिज बनते थे, उन सभी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उससे क्या होता है, ओजोन परत की में अपघटन होता है, उसका क्षति होती है उसको। ठीक है, तो जो ओजोन गैस है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य करती है। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेल, स्टार्च, हाथी दांत वगैरह में, और इसका उपयोग होता है कीटाणुनाशक या कृत्रिम तिलक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन में तो दो अणु मिलकर के ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के दो अणु, ऑक्सीजन तत्व के दो अणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन गैस का। और यदि 3 अणु मिल जाए तो किसका निर्माण हो जाएगा, ऑक्सीजन यानी कि ओजोन परत का, ओजोन गैस। ठीक है, ये है अपनी ओजोन। तो आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ओजोन तीनों चीज अच्छे से समझ में आ गई। तो अपन बढ़ते हैं अपने अलग, अपनी जो आगे की धातु वो धातु वो है हाइड्रोजन। अपन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है, जिससे परसेंट ज्यादा आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखो, अब अपन हाइड्रोजन के बारे में बात करें। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन आपको पता है कि हाइड्रोजन, पहले तो बात तो आवर्त सारणी का क्या है, सबसे पहला तत्व है, और हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो भार है वो सबसे कम होता है अन्य सभी तत्वों की तुलना में। हाइड्रोजन की खोज कब हुई थी, 1766 ईस्वी में। किसने की थी, हेनरी केवेंडिश ने। हेनरी केवेंडिश ने इसको सबसे पहले खोजा था 1766 ईस्वी में। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान अक्सर एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1.008, 1.008। ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो क्या एक है, द्विपरमाणुक अणु है। क्या है, द्विपरमाणुक अणु, और इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या एक द्विपरमाणुक है, अणु है, इसलिए इसको डाई हाइड्रोजन भी बोला जाता है। जो हाइड्रोजन है वो एस ब्लॉक का सदस्य है। कौन से ब्लॉक का है, एस ब्लॉक। देखो आवर्त सारणी के अंदर एक होता है आपका एस ब्लॉक, एक होता है आपका पी ब्लॉक, एक होता है आपका डी ब्लॉक, एक होता है एफ ब्लॉक। ठीक है, कितने ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। पी ब्लॉक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं प्रत्येक तत्व में, 6 इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। एफ ब्लॉक में कितने भरे जाते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। तो जो डी ब्लॉक है ना, तो डी ब्लॉक के जितने भी तत्व है वो सभी क्या होते हैं, धातु होते हैं। डी ब्लॉक में जितने भी तत्व है वो सभी के सभी क्या होते हैं, धातु होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। एस ब्लॉक का सदस्य है कौन, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या एक बहुत ही स्वच्छ ईंधन है। जब अपन हाइड्रोजन को जलाते हैं, हाइड्रोजन से आग उत्पन्न करते हैं, इसको जलाते हैं, तो इससे प्रदूषण नहीं फैलता। इससे क्या नहीं होता, प्रदूषण नहीं फैलता, इसलिए इसको स्वच्छ ईंधन बोला जाता है। और भविष्य का ईंधन मतलब भविष्य में हाइड्रोजन पे नए नए जो परीक्षण होंगे, हाइड्रोजन को और थोड़ा ज्यादा इससे कुछ ना कुछ ऐसा बनाया जाएगा जो हमारे जीवन में ईंधन के रूप में हम काम में ले सकें। जो हाइड्रोजन है उसके नाभिक में से क्या होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में क्या होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। अब आप बात करोगे नाभिक की, तो मैं उससे पहले बात करता हूँ अपने परमाणु के बारे में।
ये क्या आता है, एक मान लीजिए परमाणु है, ठीक है, तो सभी अणु किससे मिलकर बनाते हैं, परमाणु से, मतलब परमाणु का समूह अणु कहलाता है। परमाणु के अंदर एक तो होता है आपका नाभिक, नाभिक में क्या पाए जाते हैं, नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ क्या लगाते हैं, एक वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो जो नाभिक है किसी भी परमाणु, जैसे हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है, उसमें प्रोटॉन कितने पाए जाते हैं, सिर्फ एक प्रोटॉन पाया जाता है, ठीक है। बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है वनस्पति घी के निर्माण में भी किया जाता है, और ये क्या एक स्वच्छ ईंधन है। अब बात करें अपन हाइड्रोजन के टाइप, कितने टाइप का ये हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन 3 प्रकार का होता है, ठीक है, समस्थानिक के आधार पर। समस्थानिक, एक देखो हाइड्रोजन को दो अपन भारों पे बांट, एक तो होता है आपका समस्थानिक, एक होता है समबारिक। समस्थानिक का मतलब है कि स्थान सेम है, मतलब उसकी जो क्रमांक है वो सेम हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं समस्थानिक। और समबारिक को मतलब उसका भार क्या हो, उसका द्रव्यमान संख्या क्या हो समान, उसे समबारिक बोलते हैं। तो अपन पढ़ते हैं पहले समस्थानिक के बारे में। तो समस्थानिक के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में क्या होता है, प्रोटियम इसको क्यों बोलते हैं, ऐसी हाइड्रोजन जिसकी परमाणु संख्या 1 हो, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या कितनी हो, द्रव्यमान संख्या भी 1 हो, ठीक है, द्रव्यमान संख्या भी कितनी हो, 1 हो, उसे क्या बोलते हैं अपन, प्रोटियम बोलते हैं। जिसकी ड्यूटेरियम, जिसकी परमाणु संख्या 1 हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, 2 हो, उसे बोलते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है। ट्राइटियम किसे बोलते हैं, जिसकी परमाणु संख्या 1 हो लेकिन द्रव्यमान संख्या 3 हो, उसे बोलते हैं ट्राइटियम। तो इसमें क्या है देखो, स्थान तो क्या सेम है लेकिन भार इसका अलग अलग है, द्रव्यमान इसका अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं समस्थानिक, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई हाइड्रोजन के बारे में। अब हाइड्रोजन के बाद आता है कि अपना जो केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बन के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 12th क्लास की केमिस्ट्री है उसकी जो सेकेंड बुक है उसका फर्स्ट 6th चैप्टर है हेलोजन, हेलोजन यौगिक, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, ठीक है। तो हेलोजन तत्व कौन कौन से होते हैं, तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ जो हेलोजन तत्व है, तो हेलोजन तत्व कौन से हैं, FCBI, ठीक है। FCB से इसको याद रखोगे, F से फ्लोरीन, C से क्लोरीन, B से ब्रोमीन, I से आयोडीन, ये सभी क्या है आपके हेलोजन तत्व है। तो अपन हेलोजन तत्व पे बात करेंगे अपन, जिसने ये नहीं लिखा लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, अब अपन बात करते हैं आज हेलोजन तत्व की। तो मैंने आपको बताया कि हेलोजन तत्व का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री में जितने भी प्रकार की मतलब केमिकल रिएक्शन वगैरह, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, इन सभी में किसका प्रयोग होता है, हेलोजन तत्वों का प्रयोग होता है। हेलोजन तत्व कौन कौन से हैं, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है। याद करने की ट्रिक कौन सी है, याद करने की ट्रिक कौन सी है, FCBI, FCBI, है ना। FCBI यानी कि F से फ्लोरीन, C से क्लोरीन, B से ब्रोमीन, I से आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन की बात करिए अपन, तो जो फ्लोरीन है वो एक तो सबसे हल्का है, फ्लोरीन क्या है, सबसे हल्का तत्व है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होती है क्योंकि ये क्या एक है विद्युत ऋणता वाला तत्व है। फ्लोरीन क्या एक विद्युत ऋणता वाला तत्व है, और एसी फ्रीज में ये है CFC गैस में उपयोगी होता है। मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो बनाने में किसकी भूमिका है, फ्लोरीन की भूमिका है, ठीक है। फ्लोरीन क्या होता है, सबसे हल्का होता है, ये क्या विद्युत ऋणता वाला ये तत्व है, और फ्रिजों में जो CFC गैस है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात करें अपन ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन है वो क्या एक द्रव्य अधातु है। आपको पता है कि जो अधातु वो 3 अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में भी पाई जाती है, द्रव अवस्था में भी पाई जाती है और गैसीय अवस्था में भी पाई जाती है। तो जो ब्रोमीन है धातु है, जो ब्रोमीन क्या है अधातु, वो क्या है द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन समुद्री जल तथा खारे पानी की झीलों में पाई जाती है, ठीक है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, और समुद्री जल और जो खारे पानी की
खारे पानी की झील है, वहां पे ब्रोमीन पाई जाती है। आज तबीयत की वजह से ना, और आपको पता है संडे को हमारी क्लास नहीं होती, तो संडे को कल हमने क्लास नहीं ली थी, इसलिए आप थोड़ा डर मत जाना। और जो ब्रोमीन है उसमें फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में इसका प्रयोग है किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा HGBR, श्याम श्वेत फोटोग्राफी, प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है। तो जो फोटोग्राफी है वहां पे सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में ब्रोमीन का प्रयोग है किया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। क्लोरीन क्या है, सबसे हल्का तत्व है, सबसे अधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व है, एसी फ्रिज में CFC गैस में उपयोगी होता है। उसके बाद ब्रोमीन एक द्रव अधातु है, समुद्री जल और खारे पानी की झीलों से प्राप्त होती है, और फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में उपयोगी। इतनी बात समझ गए। तो अब अपन बात करते हैं क्लोरीन गैस। जो क्लोरीन गैस है उसको आपने देखा हो दम गोटू गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? दम गोटू गैस। तो जो इसको दम गोटू गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह बहुत ही तीखी गंध वाली क्या होती है, हरी पीली दम गोटू गैस होती है। मतलब इस दम गोटू का मतलब दम घुटने लगता है। इस गैस के संपर्क में ज्यादा टाइम रहने से अपना दम घुटने लगता है और हमें सांस आने में तकलीफ होती है। ठीक है। जो क्लोरीन है वो जल में क्या होती है, आंशिक विलय होती है, जल में आंशिक विलय होती है। ठीक है। जो क्लोरीन है वो धातु और अधातु से क्रिया करके क्या बनाती है, क्लोराइड बनाती है। क्लोरीन धातु और अधातु से क्रिया करके क्या बनाती है, क्लोराइड बनाती है। और यह CaO यानी कि बिना बुझे हुए चूने के साथ क्रिया करके विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक नाम क्या है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो बिना बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन गैस क्रिया करके क्या बनाती है, अपना विरंजक चूर्ण बनाती है। कल एक ने बोला वीरेंद्र चूर्ण, ठीक है, मैं वीरेंद्र, तो इसका मतलब वीरेंद्र चूर्ण थोड़ी है, विरंजक चूर्ण है ना। उसके बाद क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है इसको बोलते हैं रंग उड़ाने वाली गैस। ठीक है, क्या बोलते हैं, रंग उड़ाने वाली गैस। वो जो क्लोरोफॉर्म होता है उसके निर्माण में भी किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन में। आपने देखो क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो पुरानी फिल्में होती थी ना, वहां पे वो रुमाल पे क्लोरोफॉर्म डालते हैं, बेहोश करते हैं ना, किडनैपिंग वगैरह के लिए। तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है सम्मोहित करने के लिए, बेहोश वगैरह करने के लिए। ठीक है, लेकिन क्लोरोफॉर्म थोड़ा ज्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि यदि अपन क्लोरोफॉर्म का ज्यादा प्रयोग कर लेंगे, ज्यादा क्लोरोफॉर्म होगी तो किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो आप ऐसा मत करना, है ना। क्लोरीन के बाद बात करें अपन आयोडीन की। तो देखो, खाने में यदि नमक में आयोडीन ना हो तो क्या ही हो। ठीक है, तो मतलब आयोडीन युक्त नमक का हमेशा यूज करना चाहिए। आपने ये बहुत बार सुना होगा। तो वो जो आयोडीन है वो क्यों बोलते हैं, तो देखो पहले तो बात, तो जो आयोडीन है वो क्या, हेलोजन समूह का सबसे भारी तत्व है। मतलब हेलोजन समूह ये 4 तत्वों का समूह है ना, हेलोजन समूह है। इसमें क्या है, ये सबसे भारी तत्व है। ठीक है। आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या है, चमकीली है। और मैंने आपको बताया कि जितनी भी अधातु है वो चमकीली नहीं होती, लेकिन जो आयोडीन अधातु वो क्या होती है, चमकीली होती है। ठीक है। उसके बाद बात करें अपन, मानव शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण में क्या होती है, ये सहायक होती है। यानी कि हमारे शरीर में प्रश्न ऐसे आ सकता है, यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन से हार्मोन की कमी होगी, थायरोक्सिन हार्मोन, या फिर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी को दूर करने के लिए किस तत्व का या किस अधातु का प्रयोग किया जाता है, तो आयोडीन का। ठीक है। और आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, जो आयोडेक्स वगैरह होता है ना, दर्द निवारक, आयोडेक्स लगाओ, बाम लगाओ, है ना, उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। तो अपने 4 हेलोजन तत्व, एक है आपका फ्लोरीन, एक है आपका क्लोरीन, एक आपका ब्रोमीन, एक है आपका आयोडीन। अच्छे से सभी समझ में आ गए, सभी समझ में आ गए। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, माइक चालू है आज तो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपन। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। कितना लिख सकते हो आप? अब देखो, अब अपन बात करते हैं अधातुओं के प्रमुख यौगिकों के बारे में। पहले अपन ने धातुओं के यौगिक देखे, आज अपन देखेंगे अधातुओं के यौगिक। ठीक है।
अब देखो, ए धातु के यौगिक, ठीक है। तो ए धातु के यौगिक मतलब जिनमें भी ए धातु का प्रयोग होता है, तो ए धातु के यौगिक के अंदर अपन पहला अपना जो है वो पढ़ते हैं। अपना पहला क्या है? पहला है अपना HCl, HCl अम्ल, ठीक है। कौन सा अम्ल? HCl, HCl अम्ल। HCl अम्ल का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका एक प्रश्न आया था कि नमक का तेजाब कौन से अम्ल को बोला जाता है? नमक का तेजाब, तो कौन सा है वो? HCl। तो ये भी याद रखना, इसका दूसरा नाम क्या है? नमक का तेजाब। क्या है? नमक का तेजाब। और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? HCl का प्रयोग किया जाता है क्लोरीन गैस बनाने में, क्लोरीन गैस निर्माण में, ठीक है। यहां तक दिख रहा है क्या स्क्रीन में? हाँ, किसमें किया जाता है? क्लोरीन गैस निर्माण में, ठीक है। और किसमें किया जाता है इसका? पीने के पानी, पीने के पानी के शुद्धिकरण में, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? HCl अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आपने एक चीज देखी होगी कि जो स्विमिंग पूल वगैरह है उसमें जो पानी है उसको साफ करने के लिए, उसके कलर को अच्छा दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन उसमें ज्यादा डाला जाता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा अगर हम उससे स्विमिंग पूल वाले पानी के संपर्क में आते हैं तो जो हमारी आंखें हैं यहाँ पे जलन होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो हमारी चमड़ी है उसपे जो व्हाइट व्हाइट ऐसी झिर्रियां सी बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो स्विमिंग पूल वगैरह, जो गर्मियों का टाइम वाटर पूल वगैरह, आप वाटर पार्क वगैरह जाओ तो 1 या 2 घंटे तक के लिए जितना एंजॉय कर सको बस उतने के लिए ही जाओ। ये नहीं कि पूरा दिन उस पानी में पड़े रहें, तो हमारी ही तबीयत बिगड़ेगी, वो मजा फिर आपको सजा में बदल जाएगा, ठीक है। तो पीने के पानी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? HCl अम्ल, ठीक है। उसके बाद इसका प्रयोग किया जाता है वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में। और कहा किया जाता है? अमलराज बनाने में। क्या बनाने में? अमलराज बनाने में। इतनी बात हो गई, ठीक है। ये तो अपना पहला यौगिक कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे अम्ल की, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब आप बताओ मुझे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। इसे बोला जाता है गंधक का अम्ल, गंधक का अम्ल, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? रसायनों का राजा, रसायनों का राजा। क्या बोलते हैं इसको? रसायनों का राजा बोलते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है सीसा संचायक सेल में, सीसा संचायक सेल में। सेल अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो सीसा संचायक, संचायक सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में, विद्युत अपघट्य के रूप में, ठीक है। तो सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। और विद्युत लेपन में, विद्युत लेपन में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल के शुद्धिकरण में, पेट्रोल के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग होता है? शुद्धिकरण में किसका प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है। प्रश्न आ सकता है विद्युत लेपन में कौन से अम्ल का प्रयोग होता है, या फिर कौन सी ए धातु का प्रयोग होता है, ठीक है। पेट्रोल के शुद्धिकरण में किसका उपयोग होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है? अपने ए धातु के यौगिक हैं। इतना HCl अम्ल और H2SO4, HCl और H2SO4 के बारे में आप पढ़ सकते हो, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। अब देखो, अब अपना अगला क्या है, अगला यौगिक है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है रे, HNO3। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है सोरे का तेजाब। सोरे का तेजाब। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है उर्वरक बनाने में। उर्वरक बनाने में, मतलब जो खेतों में यूज होते हैं ना, यूरिया वगैरह, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का। अब देखो, उर्वरक, रसायन, खेतों में अपन अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें एक बार के लिए तो वो लाभ प्राप्त हो जाता है जमीन से, 2-3 साल, 5 साल, 10 साल तक लगातार खेती हम करके हम अपना फायदा कर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में वो धरती है, वो खेती करने योग्य नहीं रहेगी, वो बंजर हो जाएगी, क्योंकि अपन धीरे धीरे केमिकल का प्रयोग इसलिए ज्यादा करने लगे। देखो, पहले के लोग क्या करते थे, खेतों में मेहनत करते थे, ठीक है, उससे हमारे अनाज प्राप्त होता था, वो एकदम शुद्ध होता था। आजकल लोग, खरपतवार ज्यादा हो गई, मतलब निनाण निकालने के लिए उसमें भी रसायन डालने लगे कि निनाण ना निकालना पड़े, ठीक है। फसल थोड़ी छोटी दिख रही है तो उसको जल्दी बड़ा करने के लिए रसायन डाल रहे हैं। कीड़े मकोड़े हो गए, उसमें उसको मारने के लिए रसायन डाल रहे हैं। हर एक चीज में किसका प्रयोग हो रहा है, रसायनों का प्रयोग हो रहा है। लोग मेहनत करने छोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो, खेती क्यों करते हैं लोग, लोग खेत जोतते हैं, मान लो कि ट्रैक्टर से जोत ले, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो सुविधा हमें लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपन एक एक पौधे को ध्यान उसका रखते हैं, कीड़ी मकोड़ों से बचाते हैं, और अपना निनाण निकालते हैं अपने हाथों से, हम बचा बचा के घास घास काटते हैं, पौधे को छोड़ते हैं। तो हम पहले किसान क्या करते थे, मेहनत करते थे, पूरा दिन खेतों में लगे रहते थे। आजकल के क्या करते हैं, खेत एक बार तो उसको बिजा दिया, बिजाने के बाद धीरे थोड़ा से बड़े हुए तो उसमें डाल दी घास न उगने की दवा, डाल दी घास न उगने की दवा डाल के आज घर आ गए, ठीक है, हो गई खेती। फिर वो क्या करेंगे, वो अगर वो थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो उसमें उसको जल्दी बड़ा करने की दवाई डाल देंगे। अब दवाई कितनी बार हो गई, अब दूसरी बार दवाई डाल दी, ठीक है। फिर यदि उसमें घास उग जाए, फिर एक तीसरी और उसके अंदर दवाई डालते हैं। कितनी बार दवाई होगी, 3 बार होगी। अब उस पे फाल नहीं आया, मतलब उस पे फूल तो आ गए, लेकिन वो फलों का आकार नहीं ले रहे, ठीक है, फलियां नहीं आ रही, तो फाल लाने के लिए उसमें दवाई डाल रहे हैं, ठीक है। तो हर एक बार, हर एक चीज में बार बार फसलों को दवाई दी जा रही है, रसायन वगैरह, केमिकल वगैरह डाले जा रहे हैं, जिससे क्या होता है, जो भूमि की जो उर्वरकता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, और वो भूमि आने वाले साल में, आने वाले सालों के अंदर, आने वाले वर्षों के अंदर खेती करने योग्य नहीं रहेगी। इसलिए उर्वरक का प्रयोग हमेशा कम से कम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा खेतों में हमें खुद मेहनत करनी चाहिए। और जो यदि हमें उर्वरक डालने हैं तो जो खाद है, जो गाय गोबर से, जो गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से जो खाद बनती है, उस खाद को ले जाकर खेतों में छिड़किए, सबसे बेस्ट है। और भूमि की उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगी, उपजाऊपन भी बढ़ेगा, ठीक है। और आप मेहनत करोगे घास काटने में, घास हटाने में, तभी वो हटेगा, दवाई वगैरह से वो नहीं जाने वाला। अगले साल देखो, आजकल देख रहे हैं कि घासों की अलग अलग वेरायटी आ गई। पहले के टाइम में इतना खरपतवार ही नहीं होता था, पहले के टाइम में इतने खरपतवार ही नहीं होता था, निनाण नहीं होता था इतना। अब इतना ज्यादा, इतनी नई नई वेरायटी क्यों आने लगी, केमिकलों की वजह से। आप एक बार तो उसको खत्म कर देते हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसका बीज वही रह जाता है, ठीक है, फिर वो जल्दी ग्रो करने लगता है। ऐसा टाइम आएगा कि रसायनों का प्रयोग यूज होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी रसायनों के दुष्प्रभाव हैं, तो केमिकल वगैरह का यूज हमें कम करना चाहिए, ये चीज आप ध्यान में रखिए। तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है उर्वरक है बनाने में, ठीक है। और इसका प्रयोग किया जाता है रॉकेट ईंधन में, रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सी कारक के रूप में, ठीक है। रॉकेट ईंधन का प्रयोग किया जाता है ऑक्सी कारक के रूप में। और इसका प्रयोग किया जाता है अम्लराज बनाने में, अम्लराज बनाने में, ठीक है, लिख सकते हैं आप बटन। अब देखो,
चालू है। यस, एक अपना, एक और देख लेते हैं। हाइड्रोजन प्रोक्साइड, आपने नाम सुना होगा, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। तो हाइड्रोजन प्रोक्साइड का सूत्र क्या है? हाइड्रोजन प्रोक्साइड का सूत्र है H2O2। क्या है? अपना H2O2। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका एक तो किया जाता है, सेम यही है, रॉकेट ईंधन का ऑक्सीकारक के रूप में, ठीक है। और इसका दूसरा उपयोग क्या है? जो पुराने चित्र हैं, पुराने चित्रों को, फोटो वगैरह हैं, उनको, पुराने चित्रों को चमकाने में, चमकाने में, ये क्या है? हाइड्रोजन प्रोक्साइड के उपयोग। ये है अपने अधातु के प्रमुख यौगिक, ठीक है। कितने यौगिक एग्जाम वगैरह में पूछे जा चुके हैं, वो मैंने आपको सभी करवा दी। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात मेरी आपसे आपको क्लियर हो गई, तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या देखें? अधातु अपना कंप्लीट हो गया। अब देखो, अधातु तो अपना कंप्लीट हो गया, इसके बाद बात आती है उपधातु की। तो उपधातु अपन पार्ट 4 के अंदर देखेंगे, पार्ट 4 के अंदर देखेंगे। उसमें अपन उपधातु भी देखेंगे जो प्रमुख है, अक्रिय और सक्रिय जो गैस वगैरह है, गैसें हैं, उनके बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट में बताइएगा। यदि मेरे से कोई गलती है तो वो मुझे बताइएगा, ठीक है। और आप सभी का ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बना रहा तो एक दिन ये चैनल बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। और आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टेटस में लगाइए। हमें सब्सक्राइबर की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी अपन लाइव क्लास स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो जल्द से जल्द अपने सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए, अपने सभी साथियों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय राजस्थान और जय राजस्थानी।